गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी? वेलकम करती हूँ आपका एमडी लो क्लासेस में। जो अपनों ने सीपीसी की सीरीज स्टार्ट कर रखी है उसको आगे बढ़ाते हुए अपने आगे के सेक्शंस पढ़ते हैं, जिसमें मैंने आपको लास्ट सेक्शन 11 तक पढ़ाया था। ठीक है, जिसमें मैंने 11 की अलग से एक वीडियो भी बना रखी है रेस जुडिकाटा की। उसको बहुत से स्टूडेंट्स ने प्यार किया है। उन बहुत से स्टूडेंट्स का रेस जुडिकाटा उस वीडियो को देखने के बाद क्लियर हो चुका है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, पहले जाके वो रेस जुडिकाटा और जो बाकी की पहले की वीडियोस है, जैसे मैंने सीपीसी की हिस्ट्री बताई है, सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज कंप्लीट किया है, सेक्शन 10 रेस सब जुडिस पढ़ाया है। जो ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंट है जुडिशरी एज वेल एज एलएलबी के लिए भी। एलएलबी में भी ये सेक्शंस डायरेक्ट पूछे जाते हैं। रेस जुडिकाटा रेस सब जुडिस से आप क्या समझते हैं, वहां पे मैंने इजीली एंड शॉर्ट वे में सारा समझा रखा है। कंसेप्ट के साथ साथ डायरेक्ट की लैंग्वेज भी समझा रखी है कि कैसे एक स्टूडेंट को उसको पढ़ना चाहिए। ठीक है, जिसमें सबसे पहले अपनों ने सेक्शन 1 पढ़ा दिया मैंने, शॉर्ट टाइटल एक्सटेंट एंड कमेंसमेंट। सेक्शन 2 डेफिनेशन क्लोज मैंने क्लियर किया। सेक्शन 3 मैंने क्लियर किया न्यायालयों की अधीनस्थता क्या होती है। उसके बाद सेक्शन 4 मैंने सेविंग्स के बारे में बताया कि सेक्शन 4 सेविंग्स क्या है। उसके बाद मैंने बताया कि संहिता का राजस्व न्यायालयों को लागू होना, कि अगर पॉजिटिव इफेक्ट डालती है, अगर वहां पे भू राजस्व अधिनियम है तो सीपीसी नहीं लागू होगी, लेकिन अगर वहां पे नहीं है तो वहां पे सीपीसी अप्लाई होगी। उसके बाद सेक्शन 6 अपनों ने पढ़ा था पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन क्या होता है। मैं जैसे राजस्थान में रहती हूँ तो मैंने राजस्थान का पिक्यूनरी ज्यूरिसडिक्शन बताया था कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का और सीनियर सिविल कोर्ट का और सिविल कोर्ट का क्या है। आप जिस स्टेट से बिलोंग करते हैं वहां के आप अपने कोर्ट में जाके या किसी सीनियर एडवोकेट से पूछ सकते हैं। उसके बाद मैंने आपको बताया था सेक्शन 7 प्रांतीय लघुवाद न्यायालय और सेक्शन 8 प्रेसिडेंसी लघुवाद न्यायालय। उसके बाद मैंने सेक्शन 9 बताया था, इंपॉर्टेंट है क्योंकि एलएलबी के एग्जाम में और जुडिशरी में पूछा जाता है कि सिविल नेचर के सूट कौन कौन से हैं और कौन कौन से नहीं, ये मैंने आपको बताया था। और मैंने 8-10 आपको ऐसे केसेस भी लिखवाए थे कि जो सिविल नेचर के हैं और ये सिविल नेचर के नहीं है। उसके बाद मैंने सेक्शन 10 शॉर्ट में बताया था, क्योंकि ये सीरीज चल रही है, जो चीज मैंने पहले से पढ़ा रखी है वापिस से उसको पढ़ाऊं, पढ़ाने वाली तो मैं ही हूँ, चाहे आप वो वीडियो देखें या ये वीडियो देखें। बस हाँ, थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है इस वीडियो को पॉज करके वहां तक जाना, लेकिन अगर आपको सीरियसली अपनी लाइफ में कुछ पढ़ना है, सच में पढ़ना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो इतनी तो मेहनत आपको करनी पड़ेगी। सेक्शन 10 रेस सब जुडिस और सेक्शन 11 रेस जुडिकाटा। आज अपने पढ़ेंगे सेक्शन 12। सेक्शन 12 क्या कहता है? अतिरिक्त वाद का वर्जन, बार टू फर्दर सूट। मतलब ये सेक्शन क्लियर करता है कि अगर कोर्ट ने, यहाँ पे क्लियर बताया हुआ है किसकी बात कर रहा है, प्लेंटिफ की। अगर कोर्ट ने प्लेंटिफ को क्लियर मना कर दिया कि आप इन फैक्ट्स पे सूट नहीं कर सकते, तो वो आगे फ्यूचर में कभी भी सूट उन फैक्ट्स पर नहीं कर सकता। जैसे क्लियर करता है जहां वादी, तो अंडरलाइन कर लीजिए, सेक्शन 12 प्लेंटिफ की बात करता है कि जहां वादी किसी विशिष्ट वाद हेतु के संबंध में अतिरिक्त वाद संस्थित करने से नियमों द्वारा प्रवारित है, किन्हीं रूल से उसको क्या कर रखा है, प्रिवेंट कर रखा है कि आप इस वाद हेतु पे प्लेंटिफ जो हो सूट नहीं कर सकते, तो वहां किसी न्यायालय में जिसे वह संहिता लागू है, मतलब जी दोनों कोर्ट्स में सीपीसी लागू होती है, तो वहां कोई वाद ऐसे वाद हेतु के संबंध में संस्थित करने का हकदार नहीं होगा। जहां किसी रूल से प्लेंटिफ को प्रिवेंट कर दिया कि आप इस वाद हेतु पे सूट नहीं कर सकते, तो वह किसी अदर कोर्ट में भी जहां सीपीसी का एक्सटेंट है, तो वहां पे उसी वाद हेतु को लेके सूट नहीं कर सकते। ये है सेक्शन 12 की जिस्ट और यही है बेयर एक्ट की लैंग्वेज। तो स्टूडेंट बोलते हैं मैडम सीपीसी बहुत हार्ड है। सीपीसी इजी है क्योंकि सीपीसी थ्योरी वाइज है, कुछ भी समझना नहीं है, क्या है बस जो थ्योरी बता रहे हैं उसी को ही तो अंडरस्टैंड करना है ना। जबकि आईपीसी पढ़ते हैं, सीआरपीसी पढ़ते हैं, वो थोड़ी सी टिपिकल हो जाती है, लेकिन सीपीसी थ्योरी वाइज चलती है तो समझने में इजी है। ऐसे समझिए, किसी भी सेक्शन को समझना है तो खुद को उस जगह पे रखिए और सोचिए कि अगर मैं यहाँ होता, मैं ये यहाँ हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए, मेरे अगेंस्ट क्या चीज हो सकती है, मेरे फेवर में क्या चीज हो सकती है। जब आप ऐसे इलस्ट्रेशन समझेंगे, ऐसे किसी सेक्शन का कंसेप्ट समझेंगे, तो आपको इजीली समझ आएगा। ठीक है, तो सेक्शन 12 कहता है बार टू फर्दर सूट।
उसके बाद आते हैं अपने सेक्शन 13। सेक्शन 13 बोलता है कि फॉरेन कोर्ट कब कंक्लूसिव नहीं होते। जो फॉरेन कोर्ट अपनों ने पढ़ा था सेक्शन 2 के 5 में, सेक्शन 2 के क्लोज 5 में विदेशी न्यायालय, और 2(6) में पढ़ा था विदेशी न्यायालय। विदेशी न्यायालय क्या था? जो भारत के बाहर स्थापित है या जिसे केंद्रीय सरकार के प्राधिकार से न तो चालू रखा है न स्थापित किया गया है, ये तो होते हैं फॉरेन कोर्ट। अब ये बोलते हैं कि फॉरेन कोर्ट के जो फॉरेन जजमेंट है वो कब कंक्लूसिव नहीं होंगे। निश्चायक का मतलब कि कब उनको नहीं माना जाएगा। जब कंक्लूसिव प्रूफ की डेफिनेशन पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं, इंडियन एविडेंस एक्ट में जब कंक्लूसिव प्रूफ की सेक्शन 4 में प्रिजम्पशन के साथ पढ़ते हैं, जब उसमें 3 तरह की दी होती है, मे प्रिजम्पशन, शैल प्रिजम्पशन और कंक्लूसिव प्रूफ, वहां पे क्लियर किया हुआ है कंक्लूसिव प्रूफ क्या होता है। और वहां पे एक चीज क्लियर की है कि जब कोई चीज कंक्लूसिव हो जाती है उसके लिए कोर्ट कभी भी नेक्स्ट एविडेंस नहीं मांग सकता। जैसे एग्जांपल, जो अपनी 10th की मार्कशीट होती है वो कंक्लूसिव प्रूफ होती है। अब उसको प्रूफ करने के लिए कोर्ट कोई अदर डॉक्यूमेंट नहीं मांग सकता। ये होता है कंक्लूसिव प्रूफ का एग्जांपल। तो ये बोलता है फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होगा, ये सेक्शन नेगेटिव फॉर्म में दिया हुआ है। अब अपनों को इसको पॉजिटिव भी लिखेंगे और नेगेटिव भी लिखेंगे, लेकिन जब आप ज्यादातर लॉ पढ़ोगे, कोई भी सब्जेक्ट पढ़ोगे लॉ का, तो वो हमेशा नेगेटिव फॉर्म में चलता है। लेकिन अपनों को कैसे समझना होता है? अपनों को उसको पॉजिटिव समझना होता है। तो पहले अपने बेरेक्ट क्या कहता है वो पढ़ते हैं, उसके बाद में मैं इसका आपको पॉजिटिव वे भी बताऊंगी कि विदेशी निर्णय कब निश्चायक नहीं होगा। विदेशी निर्णय उसके द्वारा उन्हीं पक्षकारों के बीच, पार्टीज क्या है वही पार्टीज है, या उसी के हक के अधीन मुकदमा करने वाले ऐसे पक्षकारों के बीच प्रत्यक्षतः न्याय निर्णीत किसी विषय के बारे में वहां के सिवाय निश्चायक होगा जहां वह सक्षम अधिकारिता वाले न्यायालय द्वारा नहीं सुना गया है। अगर वह कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा नहीं सुना गया है तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा, सिंपल। और अगर वह कॉम्पिटेंट कोर्ट के द्वारा सुना जाता तो कंक्लूसिव होता। पॉजिटिव का पॉजिटिव के साथ कनेक्ट करेंगे, नेगेटिव का नेगेटिव के साथ। तो पहला कहता है जो सक्षम अधिकारिता वाला न्यायालय है अगर उसने नहीं सुना तो वो कंक्लूसिव नहीं होगा। सेकंड कहता है कि वह मामले के गुणागुण पर नहीं किया गया है, मतलब वो मैटर मेरिट पर डिसाइड ही नहीं हुआ है। मैम अभी मेरिट क्या होता है? मेरिट मीन्स कि कोर्ट का जो प्रोसीजर दिया हुआ है उसको अगर फॉलो नहीं किया गया है तो मतलब वो मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है। अगर वो मेरिट पर डिसाइड नहीं हुआ है तो कंक्लूसिव नहीं होगा। थर्ड कहता है कोई इंटरनेशनल लॉ के अशुद्ध बोध पर या भारत की विधि को उन मामलों में जिनमें मान्यता देने से इनकार करते हैं, मतलब इसको सिंपल सा याद रखो कि जो इंटरनेशनल लॉ है उसके अशुद्ध बोध पर है। अगर अशुद्ध बोध पर है मतलब जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो फॉलो नहीं किया गया इंटरनेशनल लॉ के, तो भी वो कंक्लूसिव नहीं होगा। फोर्थ कहता है कि वे कार्यवाहियां जो नैसर्गिक न्याय के अगेंस्ट है, अगर नेचुरल जस्टिस को ही फॉलो नहीं किया गया तो कंक्लूसिव क्या होगा? ठीक है, तो मतलब नेचुरल जस्टिस को तो हर एक मैटर में, हर एक लॉ में फॉलो ही करना होता है। नेचुरल जस्टिस मतलब क्या होता है कि दोनों पार्टीज को हियरिंग का मौका देंगे। ऐसा नहीं होगा कि एक पार्टी को सुन लिया और दूसरे को सुना ही नहीं। तो कई बार क्या होता है जब एक पार्टी को सुन लिया और दूसरा पार्टी आके बताता है कि सर मैं इस रीजन से कोर्ट में नहीं अपीयर हुआ था, ये मेरे पास एक वैलिड रीजन है। अगर कोर्ट ने उस वर्सन के अगेंस्ट एक्स पार्टी जजमेंट दिया है तो उस एक्स पार्टी जजमेंट को वो क्या कर सकते हैं? रद्द भी कर सकते हैं। तो मतलब अगर नेचुरल जस्टिस को फॉलो नहीं किया तो वो क्या होगा? कंक्लूसिव नहीं होगा। फिर बोलते हैं कि अगर वह फ्रॉड से ली है, कि अगर कोई जजमेंट है आपने फ्रॉड से जीत लिया है, कोई केस है, तो भी वो क्या होगा? कंक्लूसिव नहीं होगा। और वह भारत में प्रवर्त किसी विधि के भंग पर आधारित दावे को ठीक ठहराता है, मतलब कि भारत में प्रवर्त, जो भारत में एग्जिस्टेंस में जो लॉज है, अगर उनके ब्रीच पर जो क्लेम किए गए हैं उनको अगर ठीक ठहराता है तो भी वो कंक्लूसिव नहीं होगा। अगर ये तो है नेगेटिव फॉर्म, इसको पॉजिटिव समझे तो पहले कहते हैं कि अगर कॉम्पिटेंट कोर्ट ने सुना है तो कंक्लूसिव होगा। सेकंड कहते हैं अगर मेरिट पर डिसाइड हुआ है तो कंक्लूसिव होगा। थर्ड कहते हैं इंटरनेशनल लॉ के अशुद्ध बोध पर है, शुद्ध बोध पर है तो कंक्लूसिव होगा। और अगर नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है तो कंक्लूसिव होगा। अगर फ्रॉड से प्राप्त नहीं किया है तो भी क्या होगा?
कंक्लूसिव होगा, और भारत में प्रवर्त किसी विधि के भंग के आधार के दावे को ठीक नहीं ठहराते तो भी क्या होगा, वो कंक्लूसिव होगा। तो सेक्शन 13 कहता है फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होगा, तो इन कंडीशंस में होगा तो कंक्लूसिव नहीं होगा, और इन कंडीशंस में नहीं होगा तो क्या होगा, कंक्लूसिव होगा। मतलब ये कहता है यदि विदेशी निर्णय निश्चायक होगा तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। मतलब कि ये सारे जो बताए हुए हैं पॉइंट्स, इनको फॉलो किया हुआ है, जैसे नेचुरल जस्टिस को फॉलो किया है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। ठीक है, और कहते हैं अगर मेरिट पर डिसाइड हुआ है तो रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। मतलब इनको अगर पॉजिटिव फॉर्म में लेके चलेंगे तो इनके ऊपर रेस जुडिकाटा अप्लाई होगा। फिर आते हैं अपने सेक्शन 14। सेक्शन 14 भी सेक्शन 13 से ही कनेक्टेड है, क्योंकि उसमें बताया था कि फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होगा, और ये कहता है कि फॉरेन जजमेंट के बारे में अगर अपनों को प्रिजम्पशन करनी है तो क्या होगा। प्रिजम्पशन का मीन्स मैंने आपको बताया था एविडेंस एक्ट सेक्शन 4 में, ये भी मैंने आपको बहुत अच्छे से पढ़ा रखा है। सेक्शन 4 जो मैंने एविडेंस एक्ट की सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मैंने क्लियर बता रखा है, ये सेक्शन 1 से लेके सेक्शन 70 तक वहां पे पढ़ा रखे हैं। तो आपने अगर एविडेंस एक्ट अभी तक नहीं समझा तो वहां से जाके एविडेंस एक्ट को आप अच्छे से क्लियर कर सकते हैं। तो ये बोलता है सेक्शन 14 की विदेशी निर्णय के बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी। तो सिंपल सा याद रखो कि जब विदेशी निर्णय जो फॉरेन जजमेंट है उनके बारे में अपनों को कोई प्रिजम्पशन करनी है तो प्रिजम्पशन कौन सी होगी, शेल प्रिजम्पशन होगी। कैसी प्रिजम्पशन होगी, शेल प्रिजम्पशन होगी। आपको इतना ही याद रखना है। फिर आते हैं सेक्शन 15 पर। सेक्शन 15 इंपॉर्टेंट है, आरजेएस के प्री में पूछा जा सकता है, और आपको अगर बेसिक इंफॉर्मेशन भी लेनी है तब भी आपको पता होना चाहिए सेक्शन 15 के बारे में। सेक्शन 15 कहता है वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। मतलब ऐसा कौन सा कोर्ट होगा जिसमें सूट इंस्टीट्यूट करना है। मैं एक पर्सन हूं, मुझे एक्स पर्सन के अगेंस्ट सूट इंस्टीट्यूट करना है, लेकिन मुझे पता ही नहीं है कि मुझे सूट इंस्टीट्यूट करना कौन से कोर्ट में है। तो सेक्शन 15 ये कहता है कि हर वाद, अंडरलाइन करेंगे, उस निम्नतम श्रेणी के, अंडरलाइन करो कि उस लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में संस्थित किया जाएगा जो उसका विचारण करने के लिए सक्षम है। मतलब आप फर्स्ट टाइम सूट इंस्टीट्यूट कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको लोवेस्ट कोर्ट ग्रेड में, लोवेस्ट ग्रेड के कोर्ट में आपको जाना पड़ेगा जो सक्षम अधिकारिता रखता है। मतलब क्या होना चाहिए, ओनली कोर्ट कॉम्पिटेंट होना चाहिए उसकी ट्रायल करने के लिए, वहां पे आप सूट इंस्टीट्यूट कर सकेंगे। तो सेक्शन 15 जो प्लेस ऑफ सुइंग के बारे में बताता है कि वाद कहाँ संस्थित करना चाहिए, तो ये बोलता है वहां वाद वहां संस्थित किया जाएगा जहां पर निम्नतम श्रेणी का न्यायालय है जो विचारण करने के लिए सक्षम है। ये है सेक्शन 15। अपनों ने पढ़ा सेक्शन 12 बार टू फर्दर सूट, सेक्शन 13 फॉरेन जजमेंट कब कंक्लूसिव नहीं होंगे, 14 फॉरेन जजमेंट के बारे में क्या प्रिजम्पशन की जाएगी, और सेक्शन 15 वह न्यायालय जिसमें वाद संस्थित किया जाए। अब आप अगर ये सीपीसी की सीरीज देख रहे हैं तो साथ साथ नोट्स बनाते जाइए, क्योंकि जब आप साथ साथ नोट्स बनाएंगे तो आपके रिवीजन में ही हेल्प होगी। आप नोट्स बना रहे हैं तो ये किसी को बेनिफिट नहीं देगा, बेनिफिट आपको ही देगा। क्योंकि अगर आपको लाइफ में कुछ करना है, आप जज बनना चाहते हैं तो एक बार सीरियस पढ़ाई कर लीजिए। ये मत सोचिए कि अभी मैं एलएलबी में हूं, अभी तो मेरा टाइम पास करने का है, जब बाद में कर लूंगा मैं तो तैयारी। लेकिन नहीं, जब आपने ये सोचा वहीं पर ये समझ लीजिए कि आप लाइफ में सक्सेस नहीं होंगे। क्योंकि जो टाइम, इस टाइम पे आपके ऊपर कोई रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं होती, इस टाइम पे आप अपनी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज से दूर होते हैं, इस टाइम आपके पास होता है कि आप कुछ कर सकें। तो इस टाइम आप कीजिए अपनी पढ़ाई और लाइफ में सक्सेस हो जाइए। कल अपने पढ़ेंगे सेक्शन 16 वादों का वहां संस्थित किया जाना जहां सब्जेक्ट मैटर है। ये कह रहे हैं कि सूट हम वही इंस्टीट्यूट करेंगे जहां पर सब्जेक्ट मैटर है, क्योंकि जहां पे सब्जेक्ट मैटर ही नहीं होगा वहां थोड़ी सूट इंस्टीट्यूट करेंगे। अब जैसे मैं राजस्थान के हनुमानगढ़ में रहती हूँ, तो हनुमानगढ़ में ही मेरी प्रॉपर्टी है सिचुएटेड है। अब ऐसा थोड़ी है कि मैं जाके जयपुर के कोर्ट में सूट इंस्टीट्यूट कर लूंगी, नहीं ना। जहां पे सब्जेक्ट मैटर होगा वहीं पे सूट इंस्टीट्यूट होगा। तो ये सेक्शन अपने पढ़ेंगे कल। उसके बाद में सेक्शन 17, 18, 19, 20 पढ़ेंगे। उसके बाद 21 जो कहता है ऑब्जेक्शंस के बारे में कहता है, जो कि इंपॉर्टेंट है। 21A पढ़ेंगे जो इंपॉर्टेंट है। देन आगे अपने अपनी कंटिन्यू सीरीज करते रहेंगे। तो आपके साथ आपके फ्रेंड्स जो भी हैं जिन्होंने एलएलबी कर रखी है या एलएलबी कर रहे हैं, वो उनके पास सीपीसी पढ़ना है, उनको नहीं समझ आ रहा है, तो ये वीडियो उनके साथ शेयर कीजिए। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू सो मच।